हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पार्ट 6 से लेके आया हूँ, जो हमारा क्विज क्लास, ठीक है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे हमारे क्वेश्चन सीरीज चल रही है और 10th सीरीज तक चलेगी, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको कवर करेंगे, देन इसके बाद हम, ठीक है, दिसंबर 2018 पेपर को कवर करेंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज। ठीक है, अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो वो क्या है? ठीक है, पहला है इनेक्टेड, देन सेकंड है इमोशनल, देन थर्ड है पर्सनल, देन फोर्थ है कस्टमरी, देन फिफ्थ है रैशनल, देन सिक्स्थ है नॉट रिटर्न। कोड है 1246 2456 2346 2345। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है थर्ड, 2, 3 एंड 4 एंड 6। ये इमोशनल, ठीक है, और साथ साथ में क्या हो जाएगा आपका पर्सनल, आपका कस्टमरी, देन सिक्स्थ नॉट रिटर्न। ठीक है, कि जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को जैसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि हम इनफॉर्मल कब होते हैं? हम इनफॉर्मल तब होते हैं कि मीन्स कि अगर हम एक आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो भी सुपीरियर हैं या फिर आपके साथ जो सहपाठी, तो आप उनसे उस तरीके से उस टाइम पे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे लंच होता है, कुछ ब्रेक होता है, तो आप निकलते हैं तो एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उसको आप लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नोट रिटन यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, और रही बात इमोशनल की, तो इमोशनल भी जुड़ी हुई है इसी चीज़ की, आप कोई भी चीज़ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनली हो सकते हैं, और बात साथ में आप पर्सनली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारी एक बुक दी हुई है कि द बुक है हमारी, द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना डील्स विथ। अब ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना बुक, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना किसके साथ डील करता है आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक, राइज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक, डिमाइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिसफंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ आंसर हम देख लेते हैं। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा 4 है, डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो अब ब्यूरोक्रेटिक आपका फिनोमिना किसने बुक लिखी थी आपको? ठीक है, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना किन्होंने बुक लिखी हुई थी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना बुक लिखी हुई थी मिशेल क्रोजिए ने लिखी हुई थी। ठीक है, उन्होंने बुक कब लिखी थी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, तो इन्होंने 1964 में, ठीक है, मिशेल क्रोजिए ने ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना नामक बुक लिखी थी, जो क्या बात करती है कि एक बोलते कि जो शिथिलता होती है ना, कि जिसमें हम ये चीज़ बोल सकते हैं डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेटी की बात करता है। यह हमारा, ठीक है, जब क्रिटिक ऑफ वेबर, ठीक है, क्रिटिक ऑफ, ठीक है, ये हमारा ब्यूरोक्रेटिक में आती हैं, तो इन्होंने मिशेल क्रोजी यही कहते हैं, ठीक है, कि यह जो है वह डिसफंक्शंस है। ठीक है, कि इसमें कहता है कि अपनी जो इनकी इसमें एक और हमारी स्टेटमेंट जुड़ता है, जिसमें पूछा जाता है कि वह किसने कहा था जो अपनी गलतियों से सीख करके अपना व्यवहार को सही नहीं करता है। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का भी इरेज हो सकता है, ठीक है, राइज हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन, कि किसका स्टेटमेंट है कि कहता है कि ब्यूरोक्रेटिक जो है वह अपनी गलतियों से सीख करके अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता। तो आपका आंसर होगा माइकल क्रोशिया। और इसमें दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी यहाँ पे पूछा है कि जो हमारी बुक है ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना किसने लिखी थी, आपका ये भी आ सकता है। ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना, ठीक है, किस वर्ष में आई थी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1964। और ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना में एक क्या बात दिखाई गई थी, डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं। तो आपको जब आपको ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इधर से सभी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, लेकिन उसका क्या रहेगा, उसका जो फॉर्मेट रहेगा, उसके बनाने का तरीका जो रहेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। वर्कर आर नॉट आइसोलेटेड अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, दे आर सोशल एनिमल्स एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच द एबव स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड। अब ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है एल्टन मेयो, देन सेकंड है C.I. बर्नार्ड, देन थर्ड है J. डिक्सन, देन फोर्थ है रोथलिसबर्ग। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है तो किसके द्वारा बुक लिखी गई थी, मतलब कि किसके द्वारा स्टेटमेंट कहा गया था, सॉरी। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है रोथलिसबर्ग के द्वारा यह बात कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द क्लासिकल थ्योरी इज चीफली कंसर्न विथ, ठीक है, किस, यह जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है किस पे बेस? पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एट द ऑपरेटिव लेवल, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस, एडाप्टिव नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा 1 एंड 4। फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो होता ही होता है, तो 1 तो होगा ही आपका। तो आपका फर्स्ट जो आपका कोड है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नहीं, फर्स्ट कोड एलिमिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका 1 तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको जो थर्ड है पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो थर्ड एलिमिनेट हो गया। थर्ड जहाँ पे हो वहाँ पे आप उसको हटा सकते हैं। एब्सेंसी ऑफ द ऑपरेटिव लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे भी बात नहीं है, लेकिन बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस इसकी बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं कि हमारे जो एल्टन मेयो ने हॉथन एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें इसका आपको कार्यकाल बताना है कि किसके बीच में कहाँ तक किया था। तो पहला है 1924 टू 1932, 1924 टू 1934, 1923 से 1932, 1927 टू 1932। ठीक है, तो आपको यह बात यहाँ पे बताना है कि कब से कब तक इन्होंने किया था। ठीक है, हॉथन एक्सपेरिमेंट, हॉथन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1924 से 1932। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, कि यहाँ पे, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट हॉथन एक्सपेरिमेंट हुआ था 1924 टू 1932। और किसने किया था? तो एल्टन मेयो ने किया था। ठीक है, 1924। ठीक है, और एक अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि जो हमारा प्रकाश प्रयोग था, इल्यूमिनेशन जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, वह कब से कब तक किया गया था, तब आपका आंसर होता 1924 टू 1927। ठीक है, और यहीं पर अगर पूछा गया होता, ठीक है, अगर आपको अलग अलग करके पूछा जाए तो आपको उस तरीके ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा पहला जो फर्स्ट इंक्वायरी हुई थी, ठीक है, तो कब हुई थी, जिसे बोला जाता है कि फर्स्ट इंक्वायरी, ठीक है, तो हमारी हुई थी 1923 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये फिलाडेल्फिया में हुई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हु इज रिगार्डेड एज अ बिहेवियरल साइंटिस्ट लॉन्ग बिफोर द टर्म बिकम पॉपुलर। अब किसने कहा है? ठीक है, MP फोलेट, चेस्टर बर्नार्ड, एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, आपका आंसर बताना। आपका आंसर है एल्टन मेयो को का माना जाता है कि जब ये लोकप्रिय नहीं हुआ था, ठीक है, उससे पहले ही इन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। जो इनकी विचारधाराएं आई थी, तो विचारधारा के लोकप्रिय होने के कई पहले ही इनका नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे एल्टन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डोमिनेंट थिंकर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट इज। अभी कौन है जो बहुत ही डोमिनेंट है? ठीक है, तो आपको बताना है हेनरी फ्योल, हर्बर्ट साइमन, मैक्स वेबर, FW रिक्स। आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। अब इस तरीके से कई स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे इस तरीके से क्वेश्चन तो NTA में नहीं पूछे जा रहे, नहीं हो जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, कि किसी चीज़ पे आपका कॉन्सेप्ट बेसिक से बिल्डअप हो जाए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फॉर्मेट हो रहे हैं। क्योंकि अब NTA क्या है कि इजी क्वेश्चन भी देते हैं, ठीक है, और साथ साथ में आपके मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। तो कहीं अगर ये क्वेश्चन अगर आपका पूछ लिया जाए, मान लो किसी क्वेश्चन में अगर यह लाइन बस हो कि कौन सबसे प्रमुख विचारक है, या फिर आ जाए, ठीक है, कि आपका हो कि जो नौकरशाही प्रमुख अप्रोचेस में से थी, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए हमने उस क्वेश्चन किया था, तो उसको आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को किसी एक ऑप्शन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ एल्टन मेयो। अब एल्टन मेयो के द्वारा कौन सा इसमें से उनकी बुक या उनका काम नहीं है। पहला है द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है। देन सेकंड है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है। आपको इसमें से बताना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ लिखा है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इन्होंने यह बुक नहीं लिखी थी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपको इन बुक जो लिखी है तो इसका आपको डेट भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पहली बुक है मैं आपको बता देता हूँ, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब इन्होंने इसे लिखी थी 1945 में, ठीक है। और द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तो इन्होंने कब लिखी थी, 1933 में लिखी थी, ठीक है। और थर्ड हमारे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इन्होंने लिखी थी 1947 में लिखी थी बुक। तो आपको यह बात में ध्यान में रखना भी है कि अगर बुक दे दिया और पूछ लिया कि कौन से टाइम पे बुक लिखी गई थी या किसने बुक लिखी थी, ठीक है, तो आप इसको आराम से एलिमेंट आप ऑप्शंस के तो अब जो मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन डाला गया कि आपको ये चीज़ आराम से अच्छे समझ में आ जाए। तो पहला हमारा ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बट डज नॉट फ्लो फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बट डज नॉट फ्लो फ्रॉम इट, ठीक है। समझ आ गया ऑप्शन। देन सेकंड ऑप्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर बाय साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट यूनिटी ऑफ command turns as the functioning of the personnel. Then third है unity of command can exist without unity of direction but does not flow from it. Then fourth है unity of command is provided for by sound organization of the body corporate unity of direction turn on the functioning of the personnel. अब ये ऑप्शंस काफ़ी बड़े हैं तो आप आराम से वीडियो पॉज करके ऑप्शंस पढ़िए, ठीक है, और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो आपका आंसर यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर सी हो जाता है 1 and 2, ठीक है। अब नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिक ऑफ टेलरिज्म इज। पहला है फोलेट, साइमन, बर्नार्ड, मेयो। अब यह क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, यह क्वेश्चन PhD में पूछा गया था और यह क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में PhD का पेपर था। तो वहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि टेलरवाद का सबसे महत्वपूर्ण आलोचक कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शंस अलग अलग थे लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था। पहला ऑप्शन है फोलेट, साइमन, बर्नार्ड एंड मेयो। तो आपका आंसर हो जाएगा मेयो, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप आने वाले पेपर में, NTA वाले पेपर में, आपकी किसी PhD की पेपर में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। और आपको, ठीक है, इस सीरीज़ के बाद 2018 पेपर दिसंबर मिल जाएगा, ठीक है।